हेलो बच्चों। तो हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए और क्लस्टर बी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आइए अब आगे क्लस्टर सी के बारे में पढ़ते हैं। क्लस्टर सी में सबसे पहले जो पर्सनालिटी आती है दैट इज एंग्शियस पर्सनालिटी या फिर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आइए बच्चों इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी एंड सोशल विड्रॉल। यानी कि यूजुअली इस तरह के पेशेंट्स में आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा कमी और एंग्जाइटी एज वेल एज सोशल विड्रॉल, यानी कि सोसाइटी में लोगों से बातचीत करने में और उनसे उठना बैठना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कमी दिखाई देगी, जिसमें पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल समझता है। उसको ऐसा लगता है कि वो इस सोसाइटी में जहाँ पे वो है वो वहाँ पे फिट नहीं बैठता, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये फीलिंग्स इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बार बार जो है सोशल विड्रॉवल दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये जो डेफिनेशन है आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। एंग्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले एंग्शियस अबाउट बीइंग रिजेक्टेड और क्रिटिसाइज। इस पर्सन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है दैट इज उसको क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा डर है। क्रिटिसिज्म का डर का मतलब क्या होता है? ये इंसान किसी से भी अपनी बुराइयां अगर जो है उसकी जो बुराइयां अगर कोई इसको बताएगा तो इस चीज़ का डर जो होता है इसको क्रिटिसिज्म बोला जाता है। क्रिटिसिज्म का डर और रिजेक्शन का डर अगर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको और उसी की वजह से पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड इज डिज़ायर फॉर अफेक्शन। इनको अफेक्शन का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है। अफेक्शन, फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि लोग इनसे दोस्ती करें, उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, इस चीज़ का डिज़ायर भी होता है इस पर्सन के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी टू रिएक्शन टू अदर्स, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में भी इस इंसान के अंदर, इस पर्सन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है। यानी कि ये दूसरों के थॉट्स, दूसरों के ऑब्जर्वेशन उस इंसान के लिए अपने लिए ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि अपने आप को दूसरों से कम समझना, इसका मतलब होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई? साइकोथेरेपीज की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी के केस में सबसे ज़्यादा ग्रुप थेरेपी इन इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर ये अपने ही जैसे दूसरे लोगों को जो है मोटिवेट होते हुए, अच्छा काम करते हुए अगर वो देखते हैं तो इनको भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, और इसीलिए ग्रुप थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। तो आइए नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये दूसरों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भरशील है, पूरी तरीके से दूसरों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अपने किसी भी काम को लेके, किसी भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है इनके साथ दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इनके अंदर डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, जजमेंटल एबिलिटीज़ बहुत पुअर होती हैं, और इसी की वजह से ये दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने डिसीजंस या फिर अपने काम को करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो इनके अंदर लैक यानी कि सबसे जो है कमी दिखाई देती है दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से ये अपने आप से खुद से फंक्शन करने की एबिलिटी और इंडिपेंडेंट रहने की एबिलिटी इनके अंदर कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। कोई भी डिसीजंस हो गया वो दूसरों से पूछ कर या फिर दूसरों की मदद लेकर ही वो डिसीजंस फाइनलाइज करते हैं, चाहे वो सिंपल से सिंपल कोई डिसीजन है या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। तो आइए क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इनएबिलिटी टू टेक इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इंपॉर्टेंट डिसीजंस का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस हैं जो उस पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर वो डिसाइड करना चाहता है तो ये सब भी वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है डिसीजंस लेने के लिए, उनको फाइनलाइज करने के लिए। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर नेगेटिव फीलिंग्स। वो कुछ भी अगर नेगेटिव फीलिंग्स उसके दिमाग में है, उसके दिल में है, तो वो सारी चीज़ें भी ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर्सन कैन नॉट टॉलरेट बीइंग अलोन। अकेले रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली दूसरों के सपोर्ट के आशा में रहते हैं।
मस्ट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, किसी एक के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप ये रखते हैं जिससे कि ये अपने डिसीशंस या फिर सपोर्ट के माध्यम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी इज यूजफुल, अगर हम इनको साइकोथेरेपी दे रहे हैं तो इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल होती है। तो आइए नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एज द डेफिनेशन इज सजेस्टिंग, characterized by rigid and non-adaptive behavior but his behavior is under control, यानी कि ऐसा इंसान जो कि अपने काम और अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड है और परफेक्शन बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है। क्योंकि ऑब्सेशन और कंपल्शन ये जो ओसीडी जैसे जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी एक अलग से क्लास में कवर करेंगे, तो उसमें आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर फोकस करेंगे। रिजिड एंड नॉन अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है? नए किसी बिहेवियर को या फिर दूसरों के हिसाब से अगर काम करने की आवश्यकता पड़े तो ये इंसान उस चीज़ को करने में नहीं हो पाता, यानी कि दूसरों के हिसाब से अगर काम करने की बात आती है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है, इनके कंट्रोल के अंदर होता है। यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पंक्चुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम में इनको परफेक्शन चाहिए होता है। स्टबर्न यानी कि बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। तो ये इनके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर हम नर्सिंग केयर की बात करें तो पहली चीज़ कन्वे एक्सेप्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट। पहली चीज़ यानी कि एक्सेप्टिंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? यानी कि पेशेंट जैसा भी है, चाहे वो किसी भी तरीके का एटीट्यूड या फिर किसी भी तरह का बिहेवियर पेशेंट आपको शो कर रहा है, आपको पेशेंट को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है बेटा। मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड, इस तरह के पेशेंट्स के आसपास हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका पेशेंट ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है। इसीलिए आपको ये करना है कि पेशेंट के एरिया में या फिर बेड साइड में जहाँ पे भी पेशेंट प्रेजेंट है उस एरिया का लाइट एज वेल एज साउंड आपको लो रखना है, जिससे कि आपका पेशेंट स्टिमुलेटेड ना हो जाए। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक फॉर एक्सेप्टिंग बिहेवियर। अगर आपका पेशेंट एक्सेप्टिंग बिहेवियर दिखा रहा है तो आपको पेशेंट को एक पॉजिटिव फीडबैक यानी कि उसकी तारीफ भी करनी है। इससे पेशेंट का मोटिवेशन बढ़ा हुआ रहता है और वो आगे भी फ्यूचर में पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। हेल्प क्लाइंट टू गेन इंसाइट इनटू हिज ओन बिहेवियर, यानी कि जो भी वो बिहेवियर शो कर रहा है उसके लिए पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप आपको करवाना है, जिससे कि अगर वो अपने बिहेवियर में कुछ भी गलतियां शो करता है तो पेशेंट के लिए अपनी गलतियां सुधारना आसान हो जाएगा। एनकरेज द पेशेंट टू ग्रेजुअली वर्बलाइज हॉस्टाइल फीलिंग्स, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कहकर बताना और उसको जाहिर करने में भी आपको उसकी मदद करनी होगी, जिससे कि पेशेंट आगे जो भी फील करता है उसके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो पेशेंट सही तरीके से आपके सामने रख सके, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। इसके लिए भी आपको पेशेंट को मदद करनी होगी। तो यही था हमारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर समझ में आया होगा। तो हमने आज पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सारे क्लस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे क्लस्टर्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।